तो देखो, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? जब कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ जाए। अब जैसे सपोज पहले ए और बी काम करते थे, क्या करते थे? सपोज पहले ए और बी एक साथ काम करते थे। अब इनके एक और नया पार्टनर है, वो आना चाह रहा है इनके बिजनेस में। तो ये जो नया पार्टनर आना चाह रहा है, इसे क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के होने की वजह से फर्म में बताओ, जो उनका एग्रीमेंट है, जो उनका एग्रीमेंट पहला एग्रीमेंट हो रखा होगा, उसे चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो जो चेंज होता है एग्रीमेंट में, जो चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रही है। क्या हो रही है बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रही है। ठीक है। तो जब कोई नया पार्टनर आता है, तो उसकी वजह से देखो, जब चेंज इन पीएसआर होता है या फिर क्या कहते हैं, कोई नया पार्टनर आता है, तो दोनों केसेस में जो होता है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। हाँ, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। अब नए पार्टनर को लाने के कुछ कुछ रीजंस बता सकते हो? क्या रीजंस हो सकते हैं नए पार्टनर को लाने के? हमारी कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं हम, तो हम ला सकते हैं। गुडविल, ठीक है, हाँ, मे भी हो सकता है कि उसका नाम बहुत हो, तो वो भी हम उसकी वजह से भी उसको ला सकते हैं। और कोई और रीजन बता सकते हो? एक्सपर्टाइज हो सकता है, वो एक्सपर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से, या फिर हमें प्रॉफिट या एक प्रॉफिट नहीं, रिस्क शेयर करने का मन है, रिस्क बहुत है, तो रिस्क शेयर करने के लिए हमें लोग चाहिए, तो हम उस वजह से भी कर सकते हैं। तो नए पार्टनर्स को लाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कैपिटल बढ़ाना, एक्सपर्टाइज लेना, या रिस्क करना, रिस्क शेयर करने के लिए हमें कोई नया पार्टनर चाहिए। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर बेसिकली क्या होता है? जब दो पार्टनर्स काम कर रहे थे, उसमें एक और नया पार्टनर आ जाए, या फिर आपके जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उसमें एक और किसी नया, एक या दो बंदे, जो भी आप लाना चाहो, नए बंदे आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? नया पार्टनर आ रहा है, और नए पार्टनर के आने की वजह से क्या करना पड़ता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्रीमेंट कह सकते हो, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्रीमेंट भी होता है वैसे तो। ठीक है। तो अब बात करते हैं, जब नया पार्टनर आएगा, सपोज पहले ये 1:1 में काम करते थे, और नया पार्टनर अब 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब नए प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालना पड़ेगा? न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा, कि आने वाले समय में अब ये किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ये निकालना पड़ेगा हमें, हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कि हम न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे। ठीक है। सपोज अब ये ए पार्टनर है, ये बी है, ठीक है बेटा, और ये नया जो आ रहा है, ये सी आ रहा है। ये जो ए और बी है, ये 1:1 में करते थे, और सी जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है बेटा? शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? 1/4 शेयर में। तो ये जो सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ये बता रहा है मैं किससे लूंगा? ए से लूंगा, बी से लूंगा? ये कुछ बता रहा है कहीं पर कि मैं किससे लेने वाला हूँ? नहीं बता रहा है। तो हम जब कुछ नहीं बता रहे, तो हम मानते हैं ये जो 1/4 वाला हिस्सा है, किससे लेगा? फर्म के प्रॉफिट से लेगा। किससे लेगा? तो हम मानते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। हम मान लेते हैं फर्म जो पूरा प्रॉफिट कमाती है वो कितना कमाती है? 1 कमाती है। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। अगर फर्म 1 कमाती है, उसमें से सी को कितना दे देगी? 1/4 दे देगी। तो बाकी कितना बचेगा रिमेनिंग? 3/4। अब ये 3/4 किसको मिलना चाहिए? जब पूरे 1 में से 1/4 को 1/4 नए वाले पार्टनर को दे दिया, तो बाकी जो 3/4 बचा है वो किसको मिलना चाहिए बेटा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, यस, रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके रेशियो में मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? ये रिमेनिंग जो है 3/4, ए को कितना मिलेगा 3/4 का? 1/2। और देखो, ये इसलिए कर रहे हैं वन पुराने वाले में, क्योंकि उनका ए और बी का कोई नया वया नहीं दे रखा है कि 3/4 उन्हें कौन से हिस्से में मिलेगा। तो हमने इसलिए मान लिया कि जो 3/4 उनको उसी हिस्से में मिलेगा जो उनको पहले मिलता था, क्योंकि नया उनका कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है। तो 1/2 में मिलेगा। 3/4 कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? 3/8। और बी का कितना हो जाएगा? 3/4 का इनको भी 1/2 मिलेगा।
तो कितना हो जाएगा 3/8 और सी को कितना मिल रहा है, सी को 1/4 मिला है। अब देखो रेशियो बनाने के लिए ना नीचे सबको सेम करना पड़ता है, नीचे सबको सेम करना है, तो क्या करे सब में, इसमें 1/4 में क्या करे, जो ये 8 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी नीचे भी, तो 2/8। अरे आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, जब नीचे रेशियो करते हैं चेंज तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होते हैं नीचे भी, तो 2/8 आ जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा 3:3:2। ये कोई कट सकता है, ये कट सकते हैं रेशियो आपस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं कटेंगे, तो क्या आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 3:3:2। कोई इशू है बेटा? अब सपोज ए और बी जो है उनका रेशियो है 2:1, ठीक है, और सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। क्या सी ने बताया मैं किससे कितना लूंगा? नहीं बताया, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, तो लेट दी प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी, प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो लेट दी टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है। अब उसके बाद 1 - 1/5 आप यहां लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, शेयर गिवन टू, किसको दिया, ये सी को दिया है। कितना हो जाएगा, कितना बचेगा रिमेनिंग 4/5, और ये रिमेनिंग अब किसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग, अगर सेंटेंस बनाना पड़े, रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, remaining that is 4/5 will be distributed to A and B in कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। तो मुझे बता हाँ 2/3 करेक्ट। क्या कहते हैं किसको जाएगा 2/3, ये ए को जाएगा, 4/5 का 2/3 दैट इज 8/15 करेक्ट। बी का 4/5 का 1/3 दैट इज 4/15, और सी का कितना है 1/5। तो ये 1/5 को क्या कहते हैं, बनाओ, बना सकते हो 3/15, ठीक है। तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा 8:4:3, और ये भी देखो कट नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे ज्यादा कट नहीं हो सकता, तो न्यू पीएसआर आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मेंशन है कि ये ए बी सी में से सी किससे, नया जो पार्टनर आ रहा है वो किससे लेने वाला है अपना हिस्सा, तो अब अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, किससे लेगा ये अपना हिस्सा, लेट प्रॉफिट से लेगा, दैट इज फर्म से लेगा, दैट इज 1 में से क्या कहते हैं पहले इसको दे देंगे, बाकी जो बचा हुआ है ए और बी को उनके ओल्ड रेशियो में देंगे क्योंकि न्यू रेशियो में मेंशन्ड नहीं है, तो हम ऐसे करेंगे। आया समझ में? ओके।